हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीए बस नामी ताफिर पे। आज हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव सेशन अटेंड करने वाले हैं हमारे AIR43 मेरी फ्रेंड मोहिनी गुप्ता से। तो लेट ना करते हुए उन्हें कनेक्ट करवाते हैं और बातें करते हैं, और ढेर सारी बातें होने वाली है उनसे हमारे साथ। आई होप आवाज़ आ रही होगी अब। आई एम ऑडिबल और नॉट, प्लीज़ कन्फर्म अस। एंड मैं कनेक्ट करता हूँ उनको। हाँ जी, तो बस कनेक्ट करने वाले हमारे साथ ऑलमोस्ट हो रही हैं, बिल्कुल आ चुकी है हमारे साथ। वन ऑफ माय फ्रेंड, शायद नेटवर्क कुछ इश्यू हो रहा है उधर से। आवाज 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 आ रही है प्रॉपर। आई होप आवाज आ रही होगी। प्लीज बताइए आप लोग की आवाज आ रही है। स्टिल नो साउंड, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है सामने से। अभी हम वापस लेते हैं उन्हें ऑनलाइन। तो आप लोग आज जो हमारा सेशन होने वाला है, आपको मैं बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही अभी अभी नोटिफिकेशन आई है हमारे पास सीएमए की तरफ से। जो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है वहां से भी, और वहां का जो अब जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो अब 8 सितंबर से एग्जाम होगा। 8 सितंबर से एग्जाम होगा। जो एग्जाम होना था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अब काफी लंबा टाइम मिला है। 8 सितंबर से एग्जाम होगा उनका। एंड देश बहुत बड़ी टाइम गैप मिला है उनको। एंड बस हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। शायद उधर से कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उन्हें कनेक्ट होने में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग जैसे भी कनेक्ट होते हैं, मैं आप सबसे बातें स्टार्ट हो रही। शायद कुछ नेटवर्क इश्यू है वहां से। हेलो हेलो एवरीवन, स्टे अवे अ लिटिल बिट फ्रॉम ट्रैम। ओके, हेलो आवाज आ रही है। हेलो मोहिनी, हेलो हेलो। सीए मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, जो नेक्स्ट मंथ हो चुका है। एंड आई होप कि आईसीआई का एग्जाम अभी बहुत डिलेमा में चल रहा है। आईसीआई तो श्योर है कि एग्जाम वो लेंगे ही लेंगे, बट देखते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में क्या बोलती है। हाँ, कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो मोहिनी, हेलो आवाज आ रही है। Hi, hi, Safi. Yes, you are audible. ओके, तो कैसी हैं आप। I'm good. How are you? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ मैम बहुत सारे जुड़े हुए हैं। एंड बहुत बेसब्री से वेट हो रहा था कि मैम आएंगे और बहुत सारी बातें होंगी उनसे। उसमें कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था. अब एकदम फाइन है। ओके। So, हाँ तो people, you can leave in comments if it's fine or not. यस यस, आवाज एकदम फाइन है, मुझे आ रही है, सबको भी आ रही है आवाज। Good, good, ऑडिबल है good. सब कुछ। हाँ तो मैम आप बताएंगी कहाँ से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं, तो छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आप सीए बनी थी 2016 में। एंड 2017. 17 में, यस सॉरी सॉरी, 2017 में। और आपकी रैंक आई थी AR43। तो हाँ इज जी. दिस श्योर था कि आप रैंक आने वाला है आपका सबसे पहले। यार श्योर तो नहीं होता है, बट हाँ रैंक के लिए टारगेट करके पढ़ना पड़ता है. आप एकदम से फर्मली नहीं बोल सकते हो कि आपका रैंक आएगा ही आएगा. बट येस, अगर आपको रैंक चाहिए तो यू हैव टू टारगेट इट. अगर आप टारगेट ही 40-50 का लेकर चलोगे तो 70-80 तो नहीं आ पाएंगे ना. तो यू हैव टू टारगेट फॉर 70 और 80, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर दैट. तो आपको ओके स्टार्टिंग से वो स्ट्रैटेजी उस टाइप से बनाकर चलनी होती है दैट यू वांट टू स्कोर अ रैंक. आई थिंक एवरीवन वांट्स टू. So depending on how we have time, so in that way we can create our strategy. ओके। तो मैम बच्चों के क्वेश्चन लूँ मोहिनी, उन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे पास आए हुए हैं, उनसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया सीपीटी से और एकदम से इस लेवल पे पहुंची, आप कॉर्पोरेट लेवल पे हैं। एंड काफी एटमोसफेयर काफी चेंज हो जाता है एकदम से माहौल। आप एज अ सीए स्टूडेंट के बाद एकदम से सीए, पोजीशन ही पूरी चेंज हो गई। तो एक्सपीरियंस बताएं, एज अ पूरा जर्नी आपने कैसे इस चीज को टैकल किया। बहुत सारी परेशानी आई होगी लाइफ में।
Yes, of course. So I joined CA from a direct entry route. तो मेरे सीपीटी तो नहीं किया, तो मुझे नहीं पता सीपीटी में आई मीन हाउ यू फील जस्ट आफ्टर पासिंग 12th यू आर into a professional course wherein you are expected to behave like a professional. So I started with IPCC and the experience is totally different. अगर आप एक कॉलेज लाइफ को कंपेयर करो और आईपीसीसी या फाइनल को कंपेयर करो, यू हैव टू डू योर ट्रेनिंग, यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल. अगर आप वीकेंड पे प्लान भी करते हो कि आपको पढ़ाई करनी है, तो क्लाइंट कॉल्स भी आ जाते हैं, कभी कभी आपको उनसे भी इंटरैक्ट करना पड़ता है. तो माई जर्नी वॉज सिमिलर टू ईच एवरी स्टूडेंट हियर. तो मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, व्हेन आई क्लियर्ड माय कॉलेज. आफ्टर दैट आई थॉट ऑफ डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स. उसके साथ साथ मैंने आर्टिकलशिप भी स्टार्ट किया. तो आईपीसीसी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट डू आर्टिकलशिप. मेरा आर्टिकलशिप के साथ साथ आईपीसीसी था. द मेजर चैलेंज इज हाउ टू मैनेज योर टाइम, and for that we have to be very consistent, very disciplined. And another challenge is आपको स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ एक प्रोफेशनली बिहेव करना होता है. यू हैव टू बी very calm, quiet, irrespective what is going in your head, irrespective आप क्लास में अपने कितना स्ट्रेस है, आपको ऑफिस जाकर के वापस से एकदम फ्रेश माइंड से क्लाइंट का काम करना पड़ता है. सो दैट वाज वन थिंग. अच्छा, जिस तरह से आप देख रही हैं कि अभी भी टाइम है एग्जाम में, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ 40 दिन बचे हुए हैं या फिर 5 वीक बचे हुए हैं एग्जाम में, तो बहुत से सवाल आते हैं ऐसे कि इज दिस सफिशिएंट टाइम फॉर इंटर सेकंड ग्रुप, या फिर हम क्या रिवीजन हो सकती है, प्रिपरेशन अभी भी हो सकती है ऐसा. तो क्या आप कहीं लिंक करती हैं अपनी लाइफ को या फिर अपनी जर्नी को कहीं स्टेज पे, कि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये टाइम पे इतने कम टाइम में हम नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं? So, Safi, to be very honest, people generally get 2.5 years to study for CA final, okay? And I got 1 year 10 months. As you know, मैं डायरेक्ट एंट्री से थी, तो मेरे पास आधा टाइम जो मेरा आर्टिकलशिप का था वो आईपीसीसी क्लियर करने में निकल गया था. उसके बावजूद आई यूजुअली हियर पीपल से कि आपको अगर कोचिंग है तो आपको 2-3 महीने पहले कोचिंग्स खत्म कर लेनी चाहिए. मेरा नवंबर अटेम्प्ट था और मैं 10th अक्टूबर तक 2 कोचिंग्स ले रही थी. तो इट्स नेवर टू लेट. आई अंडरस्टैंड सबके लिए सिचुएशंस अलग अलग होते हैं. ऑब्वियसली वी शुड ट्राई कि हमारा सबसे पहले खत्म हो जाए, कोचिंग्स खत्म हो जाए, हमारे रिविजन्स मल्टीपल हो जाए. बट बीइंग अ सीए स्टूडेंट वी शुड नेवर क्विट. दैट्स वन इम्पोर्टेंट थिंग. अभी अगर जैसे 40 दिन है तो वी स्टिल हैव 5 days फॉर ईच सब्जेक्ट. If we are giving only one group, we have 10 days for each subject. So first of all, you have to analyze and introspect कि आपका कितना तैयारी है. Okay. हर किसी का अप्रोच सेम नहीं हो सकता है एग्जाम देने का. आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो. अब अगर आपने स्टार्ट ही नहीं करे तो 40 days में ऑब्वियसली कंप्लीट करना इज नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट अ कप ऑफ केक दैट यू कैन प्रिपेयर इन 40 days. But yes, if you have already taken coachings, if you have studied along with coaching, then you just need to go with your revisions. Obviously one group is possible. If you are starting from zero and you have just completed your coachings and everything, one group is still possible in 40 days. तो जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि हमने क्लास ले ली एंड हम रिवीजन करेंगे बाद में, अभी नहीं कर रहे सर रिवीजन. और जहां तक मैंने आपके बारे में सुना था कि आपने लास्ट 1 month में 3 कोचिंग चल रही थी एंड आप इस तरह से प्रिपेयर कर रही थी कि दोबारा ना पढ़ना पड़े मेरे को. एंड बहुत सी बातें ऐसे आपने मुझे बताई थी कि आपको नींद नहीं आती थी. लोगों को नींद आती है और आपको नींद नहीं आती थी. तो क्या था वो कि मतलब इज इट पॉसिबल कि हम साथ साथ रिवीजन करें, क्या इस तरह से रिवीजन करें कि हमें दोबारा उठाना ही ना पड़े वो सब्जेक्ट? या देखो, दोबारा उठाना नहीं पड़े वो तो सिर्फ वही सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आप एकदम लास्ट में पिकअप कर रहे हो. तो अगर आप लास्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लास्ट के लिए ऑडिट और लॉ छोड़ दिया, तो आप क्लास में पढ़ रहे हो
और आकर के सिर्फ एक बार उसको रीड आउट कर रहे हो, तो दैट्स आई थिंक इनफ, क्योंकि अगर आपके दिमाग में बैठ रही है चीजें तो ओके। अगेन एवरीवन हैज देयर डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, तो किसी को एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, किसी को 2 बार पढ़ने में याद होता है, दैट यू हैव टू इवेलुएट। बट जो आप लास्ट के सब्जेक्ट्स करते हो उसमें इट इज पॉसिबल कि अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने 2 साल पहले कोई कोचिंग ली है और आपने साथ साथ तैयारी की है, तो आपको एटलीस्ट एक रिवीजन उसकी करनी पड़ेगी प्रिपरेशन डेज। बट हाँ, so for example if I am attending a class of accounts, एक चैप्टर के अंदर 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं, you cannot do all the 20-25 questions again, so while you are preparing just take out the questions which are of similar nature, so that जब आप रिवीजन करो आपको सब कुछ दोबारा से नहीं करना पड़े जीरो से। मैम आप साथ चाहिए, प्रैक्टिकल में जितना टाइम देते हैं थ्योरी में नहीं दे पाते, क्योंकि हमें आदत नहीं है कोई चीजें लिखने की थ्योरी सब्जेक्ट में। मीन वाइज तो वो 4 सब्जेक्ट जो हमें बहुत परेशान करते हैं, एज यू नो लॉ एडिट हो जाते हैं, डीटी आईडीटी भी आ जाते हैं उसमें। तो किस तरह से हम उस चीज पे टैकल करें, क्योंकि याद नहीं रह पाती चीजें, अभी करें बाद में करें। सी फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी को करने के लिए यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आप थ्योरी आप सोचो एक दिन में आप 100 पेज याद कर लो, आप याद नहीं कर सकते। यू कैन अंडरस्टैंड 100 पेज बट यू कैन नॉट लर्न 100 पेजेस इन अ डे। तो क्योंकि हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, हम जो चीजें पढ़ते हैं उसमें से शायद से 10% 20% हम रिटेन कर पाते हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल have a mix of theory and practical so that you are not getting bored of studies. जैसे आपने मान लो 1 घंटा थ्योरी पढ़ लिया, now you are not able to read more, then don't read, don't force yourself to study. Take up a practical subject instead, study for 2 hours again and then again go for theory. That will help you to be interested in reading, number 1. Secondly, how to do revisions. अब मैं बोलूं, मैंने एक सब्जेक्ट इस संडे जो याद करा था 2 चैप्टर्स, वो मैं अगले संडे उठाऊंगी तो उसमें से मैं आधे से ज्यादा तो भूल चुकी होंगी। जो मैं संडे को याद कर रही हूँ, आई हैव टू विस्पर इट अगेन एंड अगेन टू माई सेल्फ whenever like I'm free. So for example, I'm sitting idle for 5 minutes. Even if I can whisper 5 sections to myself ना, say for example section 16 में ये था, section 15 में ये था, अगर मैं अपने आप को सुना सकती हूँ खाली बैठे बैठे, क्योंकि संडे वाला जो मैंने पढ़ा है वो मंडे को अच्छे से याद होगा, लेकिन अगला संडे आते आते आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप मंडे ट्यूसडे हर एक दिन उसको रिवाइज कर रहे हो, then in that case it is very difficult to forget. And by this way only you can retain things, because it's a very huge syllabus. आपको कोई 2-3 चैप्टर्स याद नहीं करने, आपको बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो you have to revise it again and again. ओके, तो जैसे आप ये कह रही हैं कि अगर मैं पढ़ना चाहूँ, अगर मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं कंटिन्यू 4 घंटे थ्योरी ना पढूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मुझे वो दिमाग में ना आए या फिर बोर होने लग जाऊं। So when we read law ना, we get sleepy. आप 1 घंटा लॉ पढ़ोगे, उसके बाद शायद से उतने इंटरेस्ट से आप दोबारा से वही चीज नहीं पढ़ पाओगे कॉन्टिन्यूसली। यू नीड टू हैव ब्रेक्स। Being a CA student, we cannot afford long breaks. I think everyone here would agree. So उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको मैनेज करना है आपके इंटरेस्टिंग और नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को। जो चीजें आपको इंटरेस्ट देती हैं उसको आप ब्रेक्स में पढ़ो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 घंटा एक चीज पढ़ ली जो आपको फोर्स करनी पड़ रही है अपने ऊपर, आफ्टर दैट स्टॉप फोर्सिंग स्टडीज, डू समथिंग विच यू एंजॉय टू डू। फॉर एग्जाम्पल, accounts is your favorite subject, so do law and accounts simultaneously. That will help you to maintain interest. ओके, तो और जिस तरह से बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। एक टाइम टेबल हर कोई फॉलो करता है या कुछ फॉलो नहीं करते, तो क्या आप टाइम टेबल फॉलो करती थी और स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी उस चीज को?
I follow timetable, but I will not say it was a timetable. I will say it was a concept table. Okay. So I never go with the number of hours. Ki, I have to study for 5 to 11 this thing, 12 to 1 this thing. I never do that. I always do one thing, that at a particular date I have to finish these concepts. So I never believe in doing 8 subjects simultaneously. I always pick up 2 to 3 subjects at one go. And then, say for example, for first 10 days, I'll do 3 subjects. And then for next 10 days, to have a change in my mind, I'll do another 3 subjects, and then likewise. First thing. Another thing, I'll have a goal in my mind that today I have to finish it. अब वो 9 बजे खत्म हो जाए तो 9 बजे खत्म हो गया, 12 बजे खत्म हुआ तो 12 बजे तक पढ़ोगे. Okay. So that's one thing. तो मैम क्या आप किस तरह से आप मॉर्निंग शिफ्ट आप रखते थे मोहिनी, या फिर ऐसा कुछ होता था कि मैं लेट नाइट पढ़ाई करना चाहूंगी, या फिर कुछ भी ऐसा क्या था आपका टाइम? ये जो आप जो कॉन्सेप्ट टेबल आप कह रही हैं, तो किस तरह से वो स्पेशली लास्ट का 8 महीने बहुत क्रूशियल हो जाता है जो अब आने वाला है टाइम हमारे पास, तो उसमें किस तरह से अगर बच्चे पढ़ना चाहे कि बोले मैम मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेबल में बताएं, आप कैसे आप गई थी? जैसे सुबह पढ़ना, सुबह से इतना पढ़ना, फिर आपने ब्रेक लिया, तो ये कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है एंड फैमिली की वजह से डिस्टर्बेंस भी होती है उनको, और जो माहौल अभी चल रहा है एग्जाम का हो रहा है या नहीं होगा. So what I used to do is, in odd hours. So for example, in morning, my mom has to cook. There will be certain sort of disturbance. People are going. So my father is going office. My sister is going college. There will be certain sort of disturbance which is there in every house, right? In evening again, there will be certain sort of disturbance. That's one factor. Now, if I'm waking up 5 a.m., then at 5 a.m. I'll be very sleepy. I'll not be able to read law. If I wake up at 5 and I open law's book, I'll sleep again. So you start with a very interesting subject, something which involves writing. So you may solve accounts questions, you may solve SFM, costing, something like that for 1-2 hours. After that, you can pick up something when you are not sleepy, when you are much active. You can pick up something theory. And whenever there is a certain sort of disturbance at your home, don't go for theory subjects, obviously, because theory subjects require more concentration than practical subjects. That's one thing. And talking about your question that day study or night study, I have done a mix of both depending upon the situation which is around my surroundings. So if at certain periods, so for example, my exams were in November. So during October, when the weather is bit pleasant, people come out and during the day and make certain sort of noise, right? People chit chat and that disturbs you. In that case, it's better to wake up at night and complete your studies. If surroundings are peaceful during the day around you, you can study in day as well. हेलो, आवाज आ रही है मैम? Am I audible? Yes, yes, yes. Hello? हाँ, hello. Yes, yes, it's Yeah, audible. am I audible? Yes, yes. तो आप ये कह रहे हैं कि जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, फैमिली सब घर पे बैठे हुए हैं, तो जो टाइम पीरियड तुमने चुना था उस टाइम पीरियड में ना ही अगर लॉकडाउन होता भी तो उसमें तो प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन हो या ना हो डिस्टर्बेंस का माहौल हो ही जाता है सुबह में, इवनिंग में या फिर नाइट में. तो वो टाइम पीरियड जिसमें दुनिया सो रही हो या फिर उठने वाली हो, कुछ ऐसा टाइम हमें निकालना चाहिए. और मेनली जी जी बोलिए. Safi, you cannot avoid disturbance. So okay. Being CA students, studying just for 7-8 hours during the night time and then not studying during the day will not help us. I think everyone here would agree. Yes, so we have
to find out subjects wherein we can study along with disturbances also. So if there is certain sort of noise around us, we can concentrate. But there are certain subjects which we find difficult. Now, if I am doing difficult things and there is noise around, then it will be much more difficult for me to understand the concepts. So for that, you have to find out those hours wherein there is no noise around, wherein you can study peacefully. And if you don't find such things, I would suggest, so at my time people have the option to go to library. Currently we don't have this option, but we can take a room on rent somewhere around, and we can study peacefully there. ओके और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा, जो एग्जाम होने वाले हैं अगले महीने, इज दैट पॉसिबल और नॉट? एवरीवन आस्क कि सर आपका क्या ओपिनियन है कि एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा? आईसीआई जो बोल रही है बट इट्स होप कि सर डिस्टर्बेंस हो रही है काफी ज्यादा एग्जाम्स को लेकर, इवन चॉइस मिलने के बाद भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे मन में. तो what was the chances of exams in your point of view, not exactly, but what's your thoughts about this exams? See, I think most of the government authorities have accepted the fact that we have to fight with corona, we have to live with this COVID situation, and we have to get back to the normal, and which is right also. So it's been approximately 100 days we are in, inside our homes, and we are not going out. It cannot continue for very long. So things have to resume to normal. I think it's still 40 days, and I think there was some news around that Glenmark has launched certain medicine. People are, giving human trials and giving the recovery rate. I think it's possible that ICAI will conduct exams for those who want to give exams. And we have to understand one thing, even cancelling this attempt will not give a guarantee that things will get better on in November. Okay. So we cannot cancel it forever, right? We have to face the situation at one particular point in time. So why not now? But obviously we have to take precautions. We have to be safe. Not only ICAI has this responsibility, but we have to be responsible for our health and safety. Okay. जिस तरह से क्योंकि आज भी एग्जाम पोस्टपोन की नोटिफिकेशन आई सीए में थी, जो पहले होनी थी अब 8 सितंबर से होगी. तो होप सो कि आईसीआई ने भी बोला ये बात को कि 1 जुलाई के वीक में वो और भी थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे. तो मैम अगर मैं ये पूछूं एज अ सीए स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू बिकम सीए, व्हाट वाज द फीलिंग एंड क्या सिचुएशन थी कि एकदम से क्या वो मोहिनी जो सीए मोहिनी बनी, क्या क्या चेंजेस आ गए एकदम से उस माहौल में, उस मोमेंट में? और बहुत सारे फोन कॉल्स आए आपके पास इंटरव्यूज के लिए भी, जैसे आपने मुझे बताया था. तो स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने 6 अटेम्प्ट दे दिया, 7 अटेम्प्ट दे दिया सर, व्हेन वी बिकम सीए तो क्या हमारी वो वैल्यू रह पाएगी या फिर हम उस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बने उन्हीं को वैल्यू मिलेगी? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. Attempts, I agree that there are certain corporates which take you basis your number of attempts, but remember one thing, our skills are with us. If we are able to demonstrate good skills, success cannot be counted from number of attempts. Remember, आपका चाहे 6 अटेम्प्ट लगाए 7 अटेम्प्ट लगाए, if you are practically engaged in the work you want to do, you want to go for, you can definitely crack good interviews. Maybe so. I'll not deny the fact that people who take more attempts find it more difficult to get into their dream job, but people can go after certain point in time. तो आपका जब फर्स्ट जॉब लगता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम
कि आप फील्ड कौन सा चूज करते हो. डोंट गो फॉर द ब्रांड नेम, डोंट गो फॉर द सैलरी, गो फॉर द फील्ड यू वांट टू गो फॉर. एंड आफ्टर दैट, अगर आप कभी स्विच करते हो तो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको लिया जाता है, ना कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे. ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अब आप क्वेरीज, हम क्वेरीज नहीं ले पा रहे. तो एक क्वेरी एक ये थी कि स्मॉल फर्म और बिग फोर, अगर आर्टिकलशिप लिए सिलेक्ट करना हो तो, एंड वाई? I'll say depends on your long-term goal. So, a student who have just cleared who have just cleared IPCC, who is just a graduate, I think it is very difficult for that person to decide in which field he or she wants to go with. Now, if you do an articleship with a big four, you will get an exposure only in a particular niche field. So maybe in direct taxation, in M&A, or any XYZ field. But if you go for a mediocre firm, some good firm which has good clients, the quality of clients is good, but the size of firm is bit small, you will get a good exposure there. You will be able to, find out what area interests you more. So believe me, it's not a cup of cake that after being CA, you are in a big four, and if you don't like the work, you will not be able to do it. So it's very important to decide. So if people have some family background of CAs, if they already know what field relates to what, and they already know their area of interest, obviously the kind of experience Big Four can give, no one can give. But if you don't know anything, if you don't know कि आपको DT करना है, IDT करना है, TP करना है, you don't know anything, I would suggest go for a mediocre firm, take exposure in different fields, find out the area which excites you more, and then go for a big four after you qualify. ओके, तो अब अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन सर पूछूं कि अगर कुछ मैसेज देना हो, बच्चे बोलते हैं कि मैम पढ़ने का बहुत मन करता है, स्टार्टिंग में पढ़ाई भी होती है, फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मन नहीं करता. ऐसा सबके साथ होता होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि पढ़ते पढ़ते एकदम से मन नहीं कर रहा पढ़ने का. तो ऐसे क्या चीज़ होती है जो आपको वापस पुशअप करती है कि नहीं, मुझे वापस स्टडी पे आना है, पढ़ाई करना है, और मैं कर पाती हूँ? So every one of us have started CA with certain reason. I mean, ऐसे तो कोई भी इतने difficult course में नहीं कूद जाता है कि मैं अपना इतने number of attempts लग जाते हैं कभी कभी, और it's a very difficult course. तो हर एक कोई किसी ना किसी रीजन से करता है. मेरा भी एक कोई रीजन था जिसकी वजह से मैंने किया था. तो whenever you feel low, just remember why you started. Whenever you feel like to quit, just remember आपने कितना time already invest कर दिया है. If you're quitting it just for few, say for example, you have exams in July and currently you say कि यार बहुत uncertain situation है, it's getting very difficult, I don't want to continue with CA. So dear, remember you have invested approximately 3 years in your studies, and just for 40 days hard work you are quitting. So don't do that. Okay. Always see the past कि आपने कितनी मेहनत already कर ली है, and always think कि वो सब बेकार हो जाएगी अगर आप नहीं पढ़ोगे. ओके, तो कहते हैं कि अब जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ कि हमने बहुत अटेम्प्ट दे दिया, ऐसा लगता है कि हमें उतनी अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही, अगर हम सीए नहीं बन पाते, तो इज इट पॉसिबल सीए बनने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है रियलिटी में? क्योंकि हमने बस सिर्फ सुना है कि एक बार बस सीए बन जाए लाइफ चेंज हो जाती है. तो अगर आप उतना नहीं भी कमा रहे होते, सीए बनने के बाद आप काफी अच्छी जगह पे पोजीशन पे आ जाते हो, तो इज दैट ट्रू कि हाँ बस एक बार हम सीए बन जाए, सारी परेशानी जो चल रही है लाइफ में वो दूर हो सकती है काफी हद तक? See, a piece of paper, आपका एक डिग्री का कागज आपको पहली जॉब में लैंड अप तो करा सकता है,
बट उस जॉब में आप सस्टेन करोगे, कितना आगे जाओगे, कितना कमाओगे, क्या हाइक मिलेगा, क्या प्रमोशन मिलेगा, इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू। करेक्ट। सो अब आप सोचो कि मैंने कुछ प्रैक्टिकली सीखा नहीं, मैंने बस पढ़ पढ़ के याद कर करके लिख करके आ गया और मेरे को डिग्री मिल गई। तो आप मार्केट में जाओगे, आप इंटरव्यू ही क्रैक नहीं कर पाओगे, फिर आप बोलोगे सीए में प्लेसमेंट नहीं होती। ओके। तो यू हैव टू बी very technically strong. Whatever you are reading, you should relate it with practical things. आप जब भी clients का काम करते हो, try to apply whatever you are reading in class. Even if I agree there are certain like firms जहाँ पे मतलब ज्यादा learning exposure नहीं मिलता है, जो भी आपको मिलता है, जितना भी मिलता है, you try to find out opportunities in that only. तो सीए ओके। की डिग्री कोई शॉर्ट टिकट नहीं है सक्सेस का। ओके, मतलब इस तरह से ये आपको नॉट श्योर शॉट, बट हाँ आपको एक रास्ता देता है कि यस आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। Yes, so it will give you, if it will increase the opportunities you have. So a person who don't have any CA degree or CS or CMA degree, obviously the number of opportunities which are there in front of that person is less as compared to the person who have already cleared. Now, how you deal with that opportunity depends on your own personal grooming, your own technical knowledge, your own technical experience, what you have gained in your practical training. So both ओके। things are very important. How you study, your concept clearance, and the way you deal clients in your articleship. आई होप कि सबको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और आई होप कि मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं तो हमेशा पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहता ही हूँ। आई होप बच्चे भी, अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है जो मिस हो रही हो, तो आप हमें डीएम जरूर करना, वी डेफिनेटली रिप्लाई। एंड या फिर मैडम को भी मैसेज कर सकते हैं, मैडम की आईडी आपको ऊपर नजर भी आ रही होगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम You सब can है ही। send your query either to CA Nami Kafi hai or to me. I'll definitely reply. ओके, थैंक यू मोहिनी हमसे जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप आगे भी आपसे बातें होती रहेंगी। Thanks, तो थैंक यू Safi. फॉर द जॉइनिंग अस एंड टेक केयर, बाय बाय। Thank you. ओ चलो, Bye. थैंक यू, बाय।